हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जीए जनरल अवेयरनेस में कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे और काफ़ी रिपीट भी हो चुके हैं एग्ज़ाम्स में, और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो पहले आ भी चुके हैं एग्ज़ाम्स में। प्रीवियस ईयर पेपर्स के बेस पे हमने इसको तैयार किया है, प्रिपेयर किया है। तो टुडेज टॉपिक, जो आज का टॉपिक है, वो टॉपिक है आरबीआई एंड इट्स फंक्शन। आरबीआई एंड इट्स फंक्शन पे ये डिपेंड है आज का टॉपिक। तो हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे और कौन कौन से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, विच डिनोमिनेशन नोट्स वाज फर्स्ट पेपर करेंसी इशूड बाय आरबीआई इन जनवरी 1938। जनवरी 1938 में आरबीआई ने कौन सा फर्स्ट पेपर करेंसी इशू किया था? You have the option first A, B, C, D and E. There are the 5 options A, B, C, D, E. And so option is there B, that means 5 rupees. रुपीज़ 5 का उन्होंने फर्स्ट टाइम दिया था। एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट मीन्स आरबीआई 5 रुपी नोट्स वाज फर्स्ट पेपर करेंसी इशूड बाय आरबीआई इन जनवरी 1938। इट हैज़ द पोर्ट्रेट ऑफ जॉर्ज सिक्स का उनके पास फोटो था। विद इन द सेम ईयर करेंसी नोट्स ₹10, ₹100, ₹1000 एंड 10,000 वेयर इशूड। ये सारे रुपीज़ उसी टाइम पे ही इशू किए गए। यानी फर्स्ट टाइम में जो पेपर करेंसी इशू करी गई थी आरबीआई के द्वारा कब करी गई थी? तो जनवरी 1938 में। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया। एंड दूसरा आंसर आपको मिल गया कितने रुपए से किए गए? तो ₹5 का किया गया था, 10 का किया गया था, 100 किया गया था एंड 1000 एंड 10,000 का। 500 का नहीं किया गया था उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन आरबीआई? टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन आरबीआई में कितने हैं? तो करंटली टोटल नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करंट में 20 है। 20 नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, देयर आर 20। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर गवर्नमेंट, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। Central Board of Directors, the board appointed by the Government of India is keeping with the Reserve Bank of India, RBI Act 1934। RBI का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था RBI Act 1934 के अंतर्गत ही। Central Board of Directors consists 20 members. It is constituted as 1 governor, 4 deputy governor and 15 directors। इसमें जो मेंबर्स होंगे टोटल 20 मेंबर्स में, दैट मीन्स 1 गवर्नर ऑफ RBI and 4 deputy governors of RBI and 15 directors, that means total 20 persons होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आरबीआई एस्टेब्लिश अंडर विच एक्ट? अभी हमने बताया है आपको पहले वाले क्वेश्चंस में ही कि आरबीआई एस्टेब्लिश करी गई है किस एक्ट में? जल्दी बताएंगे। ऑप्शन नंबर यू A, B, C and D, E. You have the 5 options. So number B, that means RBI established under Act 1934। 1934 के एक्ट में आरबीआई को एस्टेब्लिश की गई थी। जब आरबीआई एस्टेब्लिश करी गई थी तो कहाँ पे करी गई थी? कोलकाता में करी गई थी। एस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था कोलकाता। एंड अब इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? अब इसका हेड ऑफिस मुंबई, दैट मीन्स महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कब गई थी ये? तो 1937 में महाराष्ट्र में इसका हेड ऑफिस शिफ्ट हो गया था। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अप्रैल 1935 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एंड नेशनलाइजेशन कब हुआ? नेशनलाइजेशन इसका हुआ था 1 जनवरी 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज इन विच ईयर? अभी हमने बताया है किस ईयर नेशनलाइज हुआ था। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज इन विच ईयर? नेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि नेशनलाइजेशन से पहले जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, डैट मीन्स आरबीआई, एक प्राइवेट संस्था थी और प्राइवेट संस्था अपने प्रॉफिट के लिए वर्क करती है। लेकिन नेशनलाइजेशन के बाद गवर्नमेंट इसको शेयर अपने बढ़ा देती है और ये गवर्नमेंट के अंडर वर्क करने लगती है। तो दैट मीन्स कब नेशनलाइजेशन किया गया था, यानी कब प्राइवेट से ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी बन गई थी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो आपके पास इस ऑप्शन अवेलेबल हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन एंड सिक्स्थ ऑप्शन, नॉन ऑफ दिस।
तभी हमने बताया था कि आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 में हुआ था। 1 जनवरी 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रिजर्व बैंक्स आर अपॉइंटेड बाई। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हमने पढ़ा था कि 20 है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाई, किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं? आपके पास ऑप्शन है ABCDE, जल्दी से बताएंगे। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है अपॉइंट किए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर, दैट मीन्स आरबीआई गवर्नर से। और आरबीआई गवर्नर कौन है इस समय करंट में? आरबीआई में करंट में गवर्नर जो है मिस्टर शक्तिकांत दास इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, DICGC is one of the full owned subsidiaries of RBI. What is the full name of DICGC? DICGC का फुल नेम है क्या है, आपको ये बताना है। DICGC एक ऐसी संस्था होती है गवर्नमेंट की जो कि किसी भी बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो उस अकाउंट को ख़त्म हो जाने पे, सीज हो जाने पे या फिर बैंक के नहीं रहने पे उस DICGC की लाइबिलिटी होती है, यानी आपके अकाउंट का एक इंश्योरेंस हो जाता है और बैंक के साथ कोई मिसहैपनिंग होने पे वो आपका पैसा फिर DICGC पे करता है यानी देता है। तो इसका फुल नेम होगा ABCD, आपके पास ऑप्शन है, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन इज देयर, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये आपके डिपॉजिट का इंश्योरेंस करता है, यानी दैट मीन्स आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। अगर बैंक के साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है तो आपका एक मिनिमम अमाउंट, एक लिमिटेड अमाउंट होता है DICGC का, उतना मैक्सिमम वो आपको दे देती है, जिससे कि आपको घाटा कम होता है या फिर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आरबीआई परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन अंडर द गाइडेंस ऑफ। फाइनेंशियल सुपरविजन का काम किसके गाइडेंस के अंदर में आरबीआई वर्क करती है? तो आरबीआई वर्क करती है बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन, दैट इज BFS, बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन के अंतर्गत ये वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज अंडर विच एक्ट। आरबीआई का एक फंक्शन होता है, एक वर्क होता है कि फॉरेन एक्सचेंज को भी मैनेज करती है। फॉरेन एक्सचेंज दैट मीन्स फॉरेन करेंसीज को भी अपने पास होल्ड करके रखती है, और फॉरेन करेंसीज जो होते हैं फॉरेक्स रिजर्व यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के रूप में रखे जाते हैं, उसको बोला जाता है फॉरेक्स रिजर्व, RESERV, फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी आरबीआई रखती है, यानी फॉरेन करेंसीज में इसमें कुछ रखी जाती हैं। तो इसका कौन मैनेज करता है फॉरेन एक्सचेंज को, यानी फॉरेन एक्सचेंज जो रिवर्स होती है आरबीआई को, किस एक्ट के अंतर्गत ये मैनेज होता है? तो आप देखेंगे यहाँ पे जो एक्ट है वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 से ये देखती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आरबीआई मैनेज करती है फॉरेन एक्सचेंज को किस एक्ट के अंतर्गत? तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। इससे पहले एक था ये, तो इसका नाम होता है FEMA। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FEMA, तो इसका फुल नेम होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। कब आया था? 99 में आया था। इससे पहले जो एक्ट था उसका नाम था FERA, FERA, और इसका नाम होता है पूरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये FERA है। तो FERA की जगह पर फिर FEMA आ गया, यानी नया जो है वो FEMA है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और पुराना क्या था? FERA था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, यानी FERA। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, हु रेगुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी को कौन रेगुलेट करता है इंडिया में? एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, MONETARY, दैट मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी, मैं P लिख दिया हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, ये काफ़ी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं एग्जाम में, दैट मीन्स P हमने लिख दिया। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट टर्म हैं जो कि बैंक, SSC, रेलवे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सारे एग्जाम्स में। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाती है वो आरबीआई बनाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, और इससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, महंगाई को कंट्रोल करती है।
और फिजिकल पॉलिसी जो बनाती है, फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट मीन्स फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फिजिकल पॉलिसी को बनाती है। फिजिकल पॉलिसी से गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, और आरबीआई जो होती है मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। यानी मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, तो आरबीआई, और फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो हु रेगुलेट्स मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है आरबीआई, दैट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और मॉनेटरी पॉलिसी के जो हेड होते हैं गवर्नर ऑफ आरबीआई, दैट मीन्स इस समय करंट में है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन इज देयर, और व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का। तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है मॉनेटरी पॉलिसी का कि मार्केट में जो होते हैं इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना है, इन्फ्लेशन को, तो रिड्यूस इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे मैं बता दूँ कि इन्फ्लेशन क्या है, व्हाट इज़ द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्फ्लेशन, और इसको बोलते हैं हिंदी में महंगाई। एक आपने गाना सुना होगा कि सखी सैया खूब ही कमाता है और महंगाई डायन खाया जाता है। तो महंगाई को डायन के रूप में बताया गया है हमारे भारतीय समाज में। तो देखेंगे कि महंगाई क्या है, इन्फ्लेशन क्या होगा। दैट मीन्स इन्फ्लेशन यानी महंगाई, जब किसी भी सामान का मार्केट में दाम लगातार बढ़ते जाता है, लगातार जब कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है, मान लो अभी 2 था, फिर 2 रुपये 50 पैसे हो गए, फिर 3 रुपये हो गए, 3 रुपये 60 पैसे हो गए, यानी कंटिन्यू ये आपका प्राइस बढ़ता जा रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। जब किसी सामान का दाम लगातार बढ़ता जाए तो वो हमारी महंगाई या फिर इन्फ्लेशन कहलाती है। और ये इन्फ्लेशन होने से क्या होता है, तो इन्फ्लेशन होने से सामान का दाम महंगा हो जाता है, जिससे लोगों को परेशानियां होती हैं, दिक्कत होती हैं। तो इन्फ्लेशन जो होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है प्राइस ऑफ गुड्स से। तो थैंक यू सो मच। बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, आप उसको रिवाइज करेंगे, नोट्स करते जाएंगे, और कोई भी प्रॉब्लम्स या कोई भी डाउट्स हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।